तो एक कारीगर को तो के लिए तो वो ईद के बराबर होती है जब उसका कोई सक्सेसफुल कोई चीज़ हो जाता है। तो ऐसा ही खुशी मेरे लिए भी था उस वक्त। मेरा नाम फारूक अहमद खान है। हम खान का इस वक्त सफ़ा कदल में रहते हैं। मैंने बनाया ये है, लेकिन असल में इसमें कमिटमेंट ऑफ कश्मीर का हलफा में मिला। उन्होंने डिज़ाइनर दे दिया, ये डिज़ाइनर के दिमाग में था। तो उसी ने मुझे कहा कि फारूक हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन पहले देखना पड़ेंगे। फिर जब हमने देखा पहले 10% में हमें कामयाबी मिली। फिर तो थोड़ा टाइम मैंने उसके मांगा कि मैं 1 साल लग गया उसको सीखते सीखते। 1 साल के बाद सक्सेसफुल हो गए। कि मैंने सोचा ऊन और सिल्क के दोनों नेचुरल चीज़ें तो आपस में जुड़ सकते हैं। अब कैसे जुड़ना था उसके लिए तो दिमाग भी चलाना पड़ता और मेहनत भी करनी पड़ी। तो कभी 10% जुड़ जाते थे, कभी 20% जुड़ जाते, कभी वापस मुड़ के तो इससे 5% में जाते थे। फिर आहिस्ता 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 तो कामयाबी मिली गई। यहाँ तो लोकल में अभी ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं हुआ इसका तो, लेकिन जिसने भी ये देखा वो तो लेके ही गया। चलो ज़्यादा तो नहीं है, एक एक दो पीस तो लेके ही जाते हैं जो भी दिखता है ये। सबसे पहले हम जो नमदा बनाते थे उसमें हम ऊन डालते थे, 3 लहर में डालते हैं। तो फिर उसको सोप का पानी देके फोल्ड करके पाँव से दबाते हैं। इसमें भी हमने तकरीबन सेम वही। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम टॉट पे तो ये सिल्क डालते हैं, जो भी साइज़ हमें क्या लेना होगा। जैसे कि हमने ये जैकेट के लिए कुछ मटेरियल बनाया ये वाला, तो इसके साइज़ के हिसाब से लेना पड़ता है। इसी तरीके से स्टॉल लेना है, स्टॉल के हिसाब से लेना है। तो उसके बाद उसमें वो कौन सा डिज़ाइन डालना है, किस तरीके से डालना है, तो वो ऊन डाल के रखते हैं। तो उसके बाद उसमें भी पानी देते हैं। फिर फोल्ड करने के बाद सेम वही नमदे का प्रोसेस चलता है। मैं अपने बचपन की बात करूं, जब मैंने पढ़ाई छोड़ के इस काम में गया तो उस वक्त मुझे नौकरी की भी कई ऑफर्स आए, क्योंकि उस वक्त इतनी तालीम की ज़रूरत नहीं है। 6 क्लास में भी नौकरी मिलती थी। तो उसके बारे में मैंने तो 8 प्लस किया था। तो पोस्ट ऑफिस में भी नौकरी मिली थी, वो HMT वाले और वो बहुत सारे मिले। लेकिन मैंने ठुकराई, क्योंकि जो मेरा काम था इसमें तो मुझे उससे कई ज़्यादा मुनाफा मिलता था। जो यहाँ वो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है उसको तो उस वक्त समझो कि 5 रुपये दिन के थे। जो मैं था नमदे वाला, मैं तो 10 रुपये लेता था, 11 रुपये लेता था, यानी कि उससे दुगना लेता था। इसलिए तो मैंने नौकरी भी ठुकराई, सब कुछ ठुकराया। फिर काम चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता इसका मार्केटिंग कम हो गया, जो एक्सपोर्टर काम था वो ख़त्म हो गया। तो मैं इस वक्त की बात करूँ, इस वक्त तो जो हमारा वो पत्थर उठाने वाला है वो मज़दूर है, वो 600-700 रुपये लेता है। तो जो मेरा कारीगर है वो 300 रुपये लेता है। कश्मीर में तो मुझे अवार्ड्स मिले, 3 अवार्ड्स मिले मुझे। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन मिले। तो ऐसे में बाकी जगहों में जैसे कि IIT में गया, तो वो NID गया अहमदाबाद, IIT वो रुड़की में गया। तो ऐसे बहुत सारों की जगह में गया, तो वहाँ तो मुझे सर्टिफिकेट मिले हैं। तकरीबन बहुत सारे 10-20 सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। मैं तो इसमें कुछ नहीं, अगर जब तक मुझे हेल्प नहीं मिलेंगे, अगर लोकल गवर्नमेंट जो है हमारा वो हैंडीक्राफ्ट्स वाला है, अगर चाहे तो वो हम कर सकते। अगर वो कोई सेंटर जैसे में डालते हैं नाम देकर, अब पता नहीं है तो यहाँ तो कालीन के सेंटर मिले पड़े थे, वो आरी के वर्क काम का सेंटर, पता नहीं नमदे का सेंटर है भी कि नहीं। अगर ऐसा कोई चीज़ वो डालेंगे तो मैं वहाँ पर उनका हेल्प कर सकता हूँ, मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ। से अगर वो इस काम को अभी ज़िंदा रखना चाहते हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेंगे। जैसे कि वो सेंटर अगर कुछ डालेंगे तो वहाँ पे मैं उनको हेल्प करूँ और बच्चों को हम ये सिखा सकेंगे। अब घर में तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा वसीला इतना है नहीं कि मैं इतना खर्चा बर्दाश्त करूँ। अब जो हमें बाहर से वो कोई वो हेल्प करता है, वो तो सारों को तो नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बना के रखा है, अब तो मेरा काम है आगे ले जाना। लेकिन मेरे पास तो उतने वसीला नहीं है तो मैं वो खर्चा बर्दाश्त करूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर इस काम को ज़िंदा रखना है तो।